जय हिंद दोस्तों, लोकसभा चुनाव से जुड़ी सारी फटाफट बड़ी खबरों के साथ आपके सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे सवालों का एक एक करके सारा जवाब दिया है। बताएंगे आपको क्या जाट समाज का अपमान किया है विपक्ष ने, और इसके बाद जो बात राहुल गांधी ने कही है उसका मैसेज दूर तक गया है। दोस्तों वही आपको बताएंगे कहां पर गोदाम में रखे 800 से ज्यादा ईवीएम को जला दिया गया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के बड़े नेता को ईडी के द्वारा समन भेजा गया है। दोस्तों साथ साथ क्या नीतीश कुमार गठबंधन से अलग होने जा रहे हैं, उनकी बैठक को लेकर किए जा रहे दावे पर जेडीयू की ओर से ही स्पष्टीकरण दिया गया है। बताएंगे जेडीयू क्या कह रही है। दोस्तों इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के प्रचार के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इसकी जानकारी भी सामने आ रही है। इसी के साथ में इंडिया गठबंधन के लोग आज विजय चौक पर पैदल यात्रा निकालने वाले हैं। सांसदों के निलंबन को लेकर बड़ा मोर्चा खुलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी जयप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन को मोदी के खिलाफ वाराणसी से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारना चाहिए ताकि पूरे देश भर के अंदर मैसेज जाए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बार बार यह दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की पार्टी टीएमसी के नेता की ओर से देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान किया गया है, उनकी मिमिक्री की गई है। इस पर राहुल गांधी ने मीडिया को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। राहुल गांधी ने कहा कि वहां पर सांसद बैठे हुए हैं, मैंने उनका वीडियो बनाया, वीडियो मेरे फोन में पड़ा हुआ है, हमारे 150 से ज्यादा सांसदों को बाहर फेंक दिया गया, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही, अडानी राफेल पर कोई बात नहीं हो रही, बेरोजगारी और महंगाई पर कोई मुद्दा नहीं उठाया जा रहा, हमारे सांसद दुखी है, वो बाहर बैठे हैं, लेकिन आप तो मिमिक्री की बात कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी को परेशान करते हुए बार बार मीडिया मिमिक्री के मामले को लेकर सवाल पूछते हुए कहते क्या जगदीप धनखड़ का अपमान किया गया है, क्या जाट समाज का अपमान किया गया है। राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी साफ तौर पर गोदी मीडिया को आईना दिखाने वाला है, क्योंकि 150 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड करने के बाद अगर ये मुद्दा बन रहा है कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री क्यों की गई, तो आप देश के गोदी मीडिया की स्थिति समझ सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने अपने तरीके से फटकार भी लगा दी है। वहीं पर दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हुए हैं। कई सारे सबूत पेश करते हुए कांग्रेस पार्टी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कई राज्यों में करती दिखाई दी है। इसके बाद अब यूपी के जिला फर्रुखाबाद के अंदर निर्वाचन कार्यालय के गोदाम में लगी आग, अचानक लगी इस आग में 800 से ज्यादा ईवीएम जलकर खाक हो गए। मौके पर पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे हैं और जल्दी जल्दी ईवीएम को खाली कराया गया है। दोस्तों हालांकि कई ईवीएम जल चुके हैं, गोदाम में बिजली का कनेक्शन भी नहीं था, इसलिए शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं तो आग कैसे लगी, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और रिपोर्ट जनता को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारण था जो गोदाम में रखे ईवीएम में आग लगी है और कई सारे ईवीएम जलकर खाक हो चुके हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कभी नेता रहे जगदीप धनखड़ को बीजेपी ने पहले गवर्नर बनाया और इसके बाद देश का उपराष्ट्रपति बनाया। हालांकि विपक्ष की ओर से अपना दूसरा कैंडिडेट उतारा गया था, लेकिन बीजेपी के पास बहुमत होने के कारण जगदीप धनखड़ को अगला उपराष्ट्रपति चुन लिया गया। और ऐसे में दोस्तों अब जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने पर जगदीप धनखड़ आरोप लगा रहे हैं कि ये उनका अपमान है, पूरे जाट समाज का अपमान है, उनकी जाति का अपमान है। इसके बाद जाट समाज सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा गया कि जाटों का अपमान उस वक्त हुआ था जब प्रधानमंत्री ने पूरे प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि नहीं दी थी, जाटों का अपमान तब हुआ था जब जाट आरक्षण के समय एक पार्टी के इशारे पर हरियाणा को जलाया गया था, जाटों का अपमान तब हुआ था जब जाट किसान एमएसपी कानून की मांग कर रहे थे तो इंसाफ के बदले जिल्लत मिल रही थी, पैरों तले रौंदे जा रहे थे। जाटों को अपमान अब भी हो रहा है, तब भी हो रहा है, लेकिन जाट मूक दर्शक बने हुए हैं क्योंकि जाट समाज स्वाभिमानी कम राजनीतिक कौम अधिक हो गई है। कुल मिलाकर दोस्तों जाट समाज सोशल मीडिया हैंडल से लिखी गई बातें ये स्पष्ट कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम जाट समाज के अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में ही तीनों काले कानून को लेकर किसानों ने बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई थी, इसमें से अधिकतर जाट समाज के थे। तो बीजेपी को जाट समाज के बारे में, उनके अपमान के बारे में टिप्पणी करने से पहले अपने पुराने इतिहास, ज्यादा नहीं 2 साल पहले के इतिहास को देखना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों सांसद ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने का सुझाव दिया है। प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के सामने वाराणसी से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। ये मांग पिछले 7-8 सालों से हो रहा है कि प्रियंका गांधी को अब सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, बल्कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। 2019 में भी प्रधानमंत्री के सामने वाराणसी से चुनाव लड़ने को लेकर काफी तैयारी चल रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने उस वक्त चुनाव नहीं लड़ा था और अब मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री के सामने 2024 के चुनाव में वाराणसी से उनको मैदान में उतरना चाहिए। दरअसल प्रियंका गांधी ने 2019 में कहा था कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान कि क्यों ना वाराणसी से चुनाव लड़ा जाए। इसके बाद चर्चा काफी ज्यादा बढ़ गई थी दोस्तों। अब ममता बनर्जी की ओर से भी मांग की गई है कि प्रियंका गांधी को ही वाराणसी से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन बनता है और बीएसपी भी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में आ जाती है और वैसे भी वाराणसी से बीएसपी अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी, तो सीधी लड़ाई मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी की होगी और ऐसे में मुकाबला बीजेपी के सामने काफी मजबूत होगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी को मैदान में उतरना चाहिए और सीधी लड़ाई बीजेपी से लड़नी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ संसद सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किए जाने और कल्याण बनर्जी के मिमिक्री वाले बयान को लेकर बीजेपी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। उनका मानना है कि जाट समाज का अपमान किया गया है क्योंकि धनखड़ जी का अपमान किया गया है। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी टिप्पणी करते हुए बीजेपी को घेरते हुए कहा गया कि वो जब भी राज्यसभा के अंदर बोलने के लिए खड़े होते हैं तो मैक्सिमम टाइम उनको बोलने नहीं दिया जाता। क्या ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूं? मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कही गई इस बात पर बीजेपी के लोगों को जवाब देना चाहिए कि क्या भाजपा जानबूझकर
जानबूझकर दलित समाज से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन में बोलने की इजाजत नहीं देती है। और जगदीप धनखड़ जो कह रहे थे कि जाट समाज का अपमान हुआ है, उनको बताना चाहिए कि क्या दलित समाज से होने के कारण मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की इजाजत नहीं मिलती है, कई बार उनको बोलने से रोका जाता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, जैसे ही इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई, वैसे ही अब लैंड फॉर जॉब के इस मामले को लेकर ईडी ने लालू यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच में पूछताछ के लिए समन भेजा है। तेजस्वी यादव को जहां 22 दिसंबर को दिल्ली में अपने कार्यालय में ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है, वहीं पर लालू यादव को बयान दर्ज करने के लिए अगले सप्ताह 27 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। इस मामले में ईडी 11 अप्रैल को तेजस्वी से करीब 8 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है, लेकिन यह पहली बार है जब ईडी ने लालू यादव को जांच में शामिल करने के लिए उनको बुलाया है। यह समन लालू परिवार के लिए कथित करीबी सहयोगी अमित कात्याल से पूछताछ के बाद भेजा गया है। उन्हें नवंबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि घोटाला उस समय का है जब लालू यादव यूपीए सरकार के रेल मंत्री रहे हैं, यानी घोटाले का आरोप लगता आ रहा है। हालांकि दोस्तों, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर खड़ा हो सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के अगले ही दिन ईडी ने समन भेजा है। बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेगी इंडिया गठबंधन बनने के बाद। शायद यही बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के सबसे मुख्य दलों में से एक आरजेडी को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा, क्या आप इस पूरे मामले को किसी और तरीके से देखते हैं? जो भी आपकी राय हो लिखिएगा जरूर। साथ साथ कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ मिलकर 28 तारीख को अपने स्थापना दिवस को एक भव्य रैली के रूप में तब्दील करना चाहती है। भव्य रैली का जो थीम है कांग्रेस पार्टी की ओर से, उसमें लिखा है हम तैयार, यानी ये नारा है, ये थीम है जिसपे कांग्रेस पार्टी अपने 138 साल पूरे होने पर रैली करने जा रही है। महाराष्ट्र के नागपुर से ये रैली की शुरुआत की जाएगी। साथ साथ दोस्तों, इंडिया गठबंधन से नाराज है क्या लालू यादव और नीतीश कुमार? आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा क्या भूत प्रेत आकर आपको ये बातें बताता है? दरअसल मीडिया वाले लोग जिस तरीके का भ्रम बार बार फैलाते हैं, इसके बाद अब मनोज झा इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि मीडिया वालों को ही फटकार लगाने लगे, क्योंकि मीडिया वालों का काम ही यही है कि इंडिया गठबंधन की बैठक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सा नेता नहीं आया है, कौन पहले निकल गया, ये पहले रिपोर्ट दे देते हैं और इसके पीछे कारण देते हैं कि फूट पड़ गई है, आपस में कलेश हो गया है। हालांकि इंडिया गठबंधन को जितना कमजोर करके दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत होकर उभर रही है। साथ साथ दोस्तों, मोदी सरकार की आलोचना उनके ही अपने महिला सांसद ने की है। बीजेपी की सांसद श्रीमती जसकौर मीणा कह रही है कि मोदी सरकार महिलाओं को सम्मान अधिकार नहीं दे रही है, सदन में महिलाओं के साथ पक्षपात किया जा रहा है। उनकी ओर से की गई ये टिप्पणी साफ तौर पर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लोगों को आईना दिखाने वाला बयान कहा जा सकता है। साथ साथ 700 से ज्यादा किसान दिल्ली बॉर्डर पर अपनी जान गंवा चुके हैं। यौन शोषण का शिकार महिला पहलवानों ने दिल्ली में धरना दिया, अधिकांश जाट समाज से थे। तब बीजेपी पार्टी को जाट समाज का सम्मान याद नहीं आया। आज जब एक उपराष्ट्रपति अपने पद की गरिमा के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे तो उनकी मिमिक्री हो गई, तो जाट समाज का सम्मान याद आ गया। सूर्य प्रताप सिंह की ओर से भाजपा के द्वारा बनाई जा रही थ्योरी पर निशाना साधा गया है। रवीश कुमार ने भी कहा कि किसान आंदोलन में सैकड़ों किसान शहीद हो गए, जिनमें ज्यादातर किसान जाट भी थे। तब संसद में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक भी एनडीए सांसद खड़ा नहीं हुआ। तब राहुल गांधी व अन्य विपक्षी सांसदों ने उन्हें खड़े होकर श्रद्धांजलि दी थी, याद है या भूल गए? रवीश कुमार की ओर से भी जनता से सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। इसी के साथ में भाजपा वाले उपराष्ट्रपति से ऐसा इसलिए करवाते हैं ताकि चुनाव में वोट मिल सके। खुद जाट समाज से आने वाले हनुमान बेनीवाल, जो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे हैं, उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति को जाट जाट शोभा नहीं देता। भाजपा वाले उनसे ऐसा करवा रहे हैं ताकि चुनाव में वोट मिले। वो संवैधानिक पद पर है, उन्हें जाति की बात नहीं करनी चाहिए। साथ 29 दिसंबर को जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे। बड़ा फैसला, अध्यक्ष बदला जाएगा और इसके बाद नए अध्यक्ष के नेतृत्व में एनडीए में जेडीयू का समन्वय होगा, यानी एनडीए में जेडीयू शामिल होगी। ये दावा कोई और नहीं बल्कि बिहार के पत्रकार बताने वाले मनोज कुमार कर रहे हैं। उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि अब नीतीश कुमार एनडीए की राह पर निकलने वाले हैं, यानी दोस्तों आरजेडी को छोड़ने वाले हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद जब इस तरीके की अफवाहें उड़ाई जा रही है तो जेडीयू की ओर से भी बयान आना पूरी तरीके से लाजमी था। तो बयान राजीव रंजन यानी नीतीश कुमार के करीबी नेता ललन सिंह ने दिया है। इंडिया गठबंधन मजबूत है, सीट बंटवारे का काम सभी राज्यों में जल्द हो जाएगा। संयुक्त सभाएं होंगी जिनमें गठबंधन के सभी नेता शामिल होंगे, यानी स्पष्ट कर दिया गया है कि ये बातें पूरी तरीके से फेक और बेबुनियादी है कि एनडीए गठबंधन में जेडीयू शामिल होने जा रही है। साथ साथ एनडीटीवी के मुताबिक लोकसभा में एक लिखित जवाब में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय संचार ब्यूरो यानी सीबीसी प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति 2020 के अनुसार प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता और प्रचार अभियान जारी करता है। इसके लिए दोस्तों 2019 से लेकर 2023 तक 967 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए गए हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम के नाम पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा कि दिन रात प्रधानमंत्री मोदी के जहां देखो अखबारों में तस्वीरें छपी आती है, तो क्या ये पैसा केवल प्रधानमंत्री के तस्वीर छापने में जा रहा है या फिर अवेयरनेस के नाम पर भी देश में कुछ बदलाव आ रहे हैं या केवल प्रधानमंत्री का प्रचार ही चल रहा है? साथ साथ दोस्तों सरकार ने 6 नए बिल लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए, यानी टेबल पर रख दिए, जिस पर डिस्कशन होगा और 3 ऐसे बिल है जिसे पास करा दिया गया है। ऐसा तब हुआ है जब विपक्ष का कोई भी सांसद यहाँ मौजूद नहीं है, यानी लगभग 143 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। बचे कुछ सांसद संसद में मौजूद नहीं है और बार बार नए नए बिल लेकर आया
जा रहा है। अजीत अंजुम ने कहा कि अपनी संसद है, अपने सांसद है, अपना बिल है, अपने स्पीकर है, दिक्कत क्या है? बिल पेश करो और पास करो, लोकतंत्र का बस सत्यानाश करो। यानी भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को समझना चाहिए। जब तक विपक्ष का कोई नेता या ग्रुप वहां बैठा नहीं है तो कैसे बिल पास हो सकता है? बिल की खामियां कैसे निकलेगी अगर विपक्षी नहीं बैठा हुआ है तो? लेकिन बीजेपी एक के बाद एक बिल पास कर रही है, वो भी बिना विपक्ष के। आप लोग अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा दोस्तों। साथ साथ सांसदों को सस्पेंड किए जाने पर इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से जोरदार प्रोटेस्ट किया गया। हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सदन के बाहर जोरदार नारेबाजी की। तानाशाही हटाने को लेकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस दौरान भारी संख्या में यूथ कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया है। साथ छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता नंद कुमार साय ने पार्टी छोड़ दी है। विधानसभा चुनाव से पहले नंद कुमार साय बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ गए थे, लेकिन कांग्रेस में उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। कांग्रेस ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट तक नहीं दिया। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद नंद कुमार साय ने यू टर्न ले लिया है और कांग्रेस पार्टी छोड़कर वापस से बीजेपी में ही जाएंगे। ये बात तो लगभग तय दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर दोस्तों, नंद कुमार साय जो अपनी पार्टी यानी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, उन्हें लगा कि कांग्रेस पार्टी काफी बड़े पोस्ट उनको देगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा होता नहीं है कि बाहर से किसी नेता को बुलाकर उसे टिकट दे दिया जाए, पार्टी के अंदर इतनी तवज्जो दी जाए। मैक्सिमम टाइम कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को ही आगे बढ़ाती है और इसीलिए ये बात पसंद नहीं कर पाए नंद कुमार साय वापस से बीजेपी लौटेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ इंडिया गठबंधन के सांसद आज विजय चौक पर पैदल यात्रा निकालने वाले हैं। पैदल मार्च के दौरान भारी संख्या में इंडिया गठबंधन के सांसदों की मौजूदगी दर्ज हो सकती है। दोस्तों, कई सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोगों को सामने आना चाहिए और जितने भी सस्पेंड किए गए उन सभी को लोकसभा में जाकर सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध जताना चाहिए। वही दोस्तों, पूर्व सांसद अभिनेत्री जया प्रदा की मुश्किलें बढ़ गई है। रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। 2019 में जया प्रदा पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के लिए बार बार समन जारी होने के बावजूद जया प्रदा कोर्ट नहीं जा रही थी, बार बार गैर हाजिरी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा रही थी। जयप्रदा के वकील ने अदालत से जयप्रदा की NBWU के वारंट खारिज करने की गुहार लगाई थी। हालांकि कोर्ट ने अपील को नामंजूर कर दी है और अब गिरफ्तारी भी हो सकती है। साथ साथ दोस्तों, खड़गे को लेकर बीजेपी के नेता मनोज तिवारी उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी के चर्चा को लेकर कह रहे हैं कि खड़गे है डम्मी, यानी दोस्तों खड़गे को डमी बताया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ तौर पर खड़गे का अपमान है, यानी पूरे दलित समाज का अपमान, जैसा कि बीजेपी के लॉजिक के हिसाब से है, तो भाजपा को दलित समाज के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ राजस्थान की नवगठित 16वीं विधानसभा का पहला सत्र बुधवार को शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। 2 दिवसीय सत्र का दूसरा और आखिरी दिन आज है। इससे पहले सत्र के पहले दिन कार्रवाई में जब शपथ लिया गया तो जितने भी कांग्रेस पार्टी के विधायक शपथ लेने के लिए पहुंचे, सबने अपने हाथ पर काली पट्टी बांध रखी थी। विरोध जता रहे थे क्योंकि जिस तरीके से सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको सस्पेंड किया गया है, इसका विरोध करते हुए ये काली पट्टी हाथ पर पहनी गई है। साथ साथ दोस्तों, लोकसभा में अब विपक्ष के सिर्फ 43 सांसद बचे हैं। आज इन्हें एक झटके में सस्पेंड कर देना चाहिए। अजीत अंजुम ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए तंज कसाया। उन्होंने कहा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अमृतकाल की नई संसद है, कोई मामूली बात थोड़ी है। जय हिंद। वही दोस्तों, विपासना केंद्र जा रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। आज उनको ईडी के समक्ष पेश होना था, उनको समन जारी किया गया था, लेकिन विपासना सेंटर जा रहे हैं 10 दिनों के लिए मेडिटेशन के लिए, तो अब ईडी के इस समन पर भी नहीं जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि उनके खिलाफ एक और आने वाले दिनों के अंदर समन जारी किया जा सकता है और लगातार बार बार समन पर नहीं आने के बाद गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, अरविंद केजरीवाल खुले तौर पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। साथ साथ सदन की सुरक्षा को लेकर जारी हंगामे के बीच 2 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। विपक्षी सदस्य सी थॉमस और AM आरिफ को सदन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। अब तक लोकसभा और राज्यसभा के 143 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। दोस्तों, साथ साथ इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सीएम बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मनरेगा की बची हुई राशि देने की मांग की है। संसद परिसर में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को प्रस्ताव दिया है कि जितने भी बकाया पैसे हैं, खासकर मनरेगा को लेकर, उसे तत्काल जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की आपस में बैठक करवा देते हैं, इसके बाद मुद्दा सॉल्व कर लिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों, यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में पैचअप कराने के लिए कांग्रेस पार्टी भूमिका निभा रही है। जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि बीएसपी को साथ में लाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों को साथ में लाने के लिए एक प्रयास करना चाहती है। क्या कांग्रेस पार्टी सफल हो पाएगी? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के विधायक गोविंद सिंह डोटासरा जब शपथ लेने के लिए राजस्थान विधानसभा में पहुंचे तो पहले उन्होंने शपथ लिया और इसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बार बार सांसदों को सस्पेंड किए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वो इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उनके द्वारा ये बातें जैसे ही कही गई, स्पीकर अपने पद से उठ गए और भाषण का विरोध करने लगे, कहने लगे कि ये भाषण अलाउ नहीं है। इसके बाद बीजेपी के लोग भी भाषण का विरोध करने लगे। साथ साथ दोस्तों, टीएमसी के एमपी कल्याण बनर्जी ने कहा कि वो लोकसभा के मेंबर है, मैंने कभी राज्यसभा की प्रोसीडिंग नहीं देखी है, तब कैसे मेरे पर आरोप लग सकता है कि मैंने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़
की मिमिक्री की है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर वो राज्यसभा के मेंबर होते तो कहा जा सकता है कि उन्होंने क्लोज से ऑब्जर्व किया होगा, बार बार सदन की प्रोसीडिंग में उन्होंने जगदीप धनखड़ को देखा होगा, इसलिए मिमिक्री कर रहे हैं। लेकिन वो तो लोकसभा के मेंबर है, जैसे कि उन्होंने दावा किया है। कुल मिलाकर माफी मांगने के मूड में बिल्कुल नहीं है। टीएमसी के सांसद श्री कल्याण बंदोपाध्याय, साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा उड़ीसा के अंदर करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारे मुद्दे हैं जिससे जनता बुरी तरीके से त्रस्त है। खासकर आदिवासी और कमजोर तबके के लोग परेशान है। बीजू जनता दल सरकार को लेकर भी उन्होंने जोरदार निशाना साधते हुए कहा है कि बीजू जनता दल की सरकार के दौरान राज्य लगातार पिछड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ बीजू जनता दल के लोग मिले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी राज्य में एक नए परिवर्तन के साथ आगे बढ़ रही है। राज्य के अंदर बड़े बदलाव करके दिखाएगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की उड़ीसा के नेताओं से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की है। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। तीनों नेताओं ने मिलकर फैसला लिया है कि उड़ीसा राज्य के कांग्रेस को और मजबूत किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा कांग्रेस पार्टी के टारगेट पर है, निशाने पर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना और कर्नाटका पहले ही जीत चुकी है। बाकी दो और राज्य है जो कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कैडर यहाँ पर दोनों राज्यों में मजबूत है, केवल इन्हें मोबिलाइज करने की जरूरत है। राहुल गांधी भी कई सारे सभाएं कर सकती है। जो जानकारी आ रही है इसके अनुसार राहुल गांधी पूरी तरीके से उड़ीसा में जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा से भी होकर गुजरेगी। दोस्तों साथ को बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने क्राउड फंडिंग के लिए योजना चलाई है, जिसमें डोनेट फॉर देश अभियान के तहत लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। 1,13,713 लोगों ने पैसे दिए हैं। 2 करोड़ 81 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी अब तक जमा कर चुकी है। डोनेशन ज्यादातर यूपीआई के माध्यम से आ रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के कैंपेन पर लगातार साइबर अटैक किए जा रहे हैं, यानी बार बार वेबसाइट को हैक करने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी ने बताया है कि 20,000 से ज्यादा बार अटैक किए जा रहे हैं, यानी दोस्तों हर सेकंड कोई ना कोई अटैक चल रहा है ताकि वेबसाइट को पूरी तरीके से खारिज किया जाए, वेबसाइट को नष्ट किया जाए। यहां तक कि 1340 बार ये कोशिश की गई है कि डेटा चुराया जाए, यानी किन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया है ये देखने के लिए दोस्तों एक तरीके से अटैक किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि इसके पीछे उसी पार्टी का हाथ होगा जिसके खिलाफ बड़ी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने के लिए ऐसे प्रयास किए जा रहे होंगे। साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के बड़े नेता प्रतिभा शिंदे को कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया है। कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में उनको पार्टी में शामिल कराया गया है। साथ साथ विपक्ष सामूहिक इस्तीफा देकर तानाशाही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। चंद्रशेखर रावल ने सस्पेंड किए गए सांसदों को यह हिदायत दी। उन्होंने कहा कि 141 सांसदों के निलंबन पर कि विपक्ष सामूहिक इस्तीफा देकर तानाशाही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जोरदार मोर्चा खोले। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के एमएलए राजस्थान में ब्लैक रिबन पहनकर गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो इस दौरान सचिन पायलट को भी देखा गया, वह भी मीडिया में आकर जनता को संबोधित करते दिखाई दिए। साथ साथ दोस्तों रेवंत रेड्डी के काफिले को लेकर काफी ज्यादा तारीफें रेवंत रेड्डी की हो रही है। रेवंत रेड्डी वैसे नेता नहीं है जो वीआईपी कल्चर के नाम पर पूरे रोड को खाली करवा दे और हूटर बजाते हुए निकल जाए। रेवंत रेड्डी के काफिले को दिखाया गया है जो सामान्यतः चल रहे ट्रैफिक में से काफिला गुजर रहा है। किसी भी गाड़ी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया जा रहा, कहीं भी कोई बैरिकेडिंग्स नहीं हटाई जा रही है। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो प्रजा की सरकार बनाएंगे ये बातें कही थी, ये साबित भी हो रहा है। प्रजाला सरकार बनाने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था, यानी प्रजा की सरकार बनेगी, इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि खड़गे देश के पहले दलित प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह अच्छा होगा अगर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन यहाँ दिन में सपने देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम चुनौतियों का सामना करें, मुकाबला मजबूती से किया जाना चाहिए। यानी दोस्तों अगर ये कह दे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अगला देश का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इंडिया गठबंधन घोषित कर दे और मैदान में आ जाए तो चुनाव जीत जाएगी, ऐसा होना संभव नहीं है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पार्टी को दिन रात एक करते हुए पार्टी कैडर को मजबूत करना पड़ेगा और लोगों के बीच मैसेज को पहुंचाना पड़ेगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जनता तक पहुंचाने पड़ेंगे और इसी और इशारा करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि हमको चुनौतियों का सामना करना चाहिए, दिन में सपने देखने की जगह। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं ने राजस्थान के अंदर सरकार बनने के बाद 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की बातें कही थी। अमित शाह का वीडियो शेयर करते हुए लोग निशाना साध रहे हैं, तंज कस रहे हैं, कह रहे बीजेपी ने 450 में सिलेंडर की बात कही थी। लेकिन जब राज्यसभा में सवाल पूछा गया कि क्या बीजेपी सरकार देश में किसी राज्य के अंदर 450 रुपए में सिलेंडर देने वाली है, तो सरकार ने घोषणा करने से इंकार कर दिया है। जिग्नेश मेवाड़ी ने वीडियो पर टिप्पणी देते हुए कहा कि इसे कहते हैं थूक कर चाटना। साथ साथ दोस्तों मन अगर इटली का हो तो कानून समझ में नहीं आएंगे। दरअसल अमित शाह ने लोकसभा के अंदर 3 विधेयक पास किए जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने वाले ये तीनों कानून है, इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहने लगे कि संविधान की स्पिरिट के हिसाब से कानून बनाया गया है। इन कानूनों को समझने के लिए अगर मन को भारतीय रखोगे तब समझ में आएगा, लेकिन मन अगर इटली का होगा तो कभी समझ में नहीं आएगा। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी की नेत्री सोनिया गांधी को लेकर विपक्ष से जोड़कर निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं अमित शाह। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ विधानसभा के स्पीकर चुन लिए गए नरेंद्र सिंह तोमर यानी देश के अंदर केंद्रीय कृषि मंत्री से अब स्पीकर बन गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। क्या इसे उनके पदों की उन्नति बोलेंगे या फिर डिग्रेडेशन बोलेंगे, यानी एक
सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे, वो भी कृषि मंत्री, जो 4-5 हैवी मिनिस्ट्री में से एक है। उसके बाद उनको मध्य प्रदेश भेजा गया, विधायकी के चुनाव लड़वाए गए और अब स्पीकर बना दिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा लगता है कि अब उनको रिटायर्ड किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, बाद में गवर्नर बना दिया जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे